नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष। आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। आज मैं इस वीडियो के अंदर लॉ से रिलेटेड एक जॉब पोस्ट के बारे में आपसे बात करूंगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। लेकिन उससे पहले एक क्वेरी की बात भी करूंगा कि हर किसी के मन में एक डाउट आता है कि भाई मेरे को ना थ्योरी की नॉलेज नहीं है, किताबें मैंने नहीं पढ़ रखी है इतनी डेप्थ से, मेरे को जानकारी है लेकिन इतनी डेप्थ में नहीं है, और मेरे पास प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत अच्छी है, मेरे को कोर्ट की प्रैक्टिस की नॉलेज बहुत अच्छी है, मेरे पे कोर्ट का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, तो इसका मैं अपनी लॉ की डिग्री का फायदा कहां उठा सकता हूं, अच्छी जगह पर पोस्ट कहां ले सकता हूं। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो जॉब पोस्ट के बारे में बात करूंगा, वहां पे ना तो आपको एग्जाम देना है, ना ही आपको कोई भी एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा मांगते थ्योरी वाइज। आपको किताबें इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी होनी चाहिए, आपके पास सिर्फ कोर्ट का एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, तो आप बिल्कुल जरूर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करो। और आपको एक भी एप्लीकेशन का पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है, आपकी जेब से कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ वो एप्लीकेशन आपको मांग रहे हैं, आपको सीधा अप्लाई करनी है। तो इस वीडियो के अंदर आपको शुरू से लेकर एंड तक मैं आपको डिटेल के अंदर इस जॉब के बारे में बात करूंगा, और इसकी सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा है। पर मंथ 80,000 रुपीज आपको पे करे जाएंगे अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। और 100% आप अगर कॉन्फिडेंट होकर अप्लाई करेंगे, थोड़ा एफर्ट डालकर अप्लाई करेंगे, तो 100% आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी। क्योंकि यही टाइम होता है अपना कुछ स्टेप लेने का, सोचने का कि मैं करूं नहीं करूं। इसमें टाइम वेस्ट मत करो, और आप जरूर इस वीडियो के बाद अप्लाई, अगले दिन आप अप्लाई जरूर करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम है, लास्ट डेट बहुत कम है, इसलिए टाइम बहुत कम रह गया। आप जरूर अप्लाई करिएगा। मैं अब ज्यादा बातें ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करता हूं। ये सबसे पहले पोस्ट का नाम क्या है? डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर डिपार्टमेंट होता है, वहां से एक पोस्ट निकाली गई है। आपको किस लिए हायर करा जाएगा? लीगल कंसल्टेंट के तौर पे हायर करा जाएगा। 46 सीट्स हैं इसके अंदर। और इसके अंदर जो है सबसे पहली बात, क्या क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, क्योंकि हम लॉ पोस्ट के बारे में बात करते हैं, और स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस चैनल पे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉ से रिलेटेड सारी अपडेट्स मिलेंगी। तो डिग्री इन लॉ। दूसरी बात, आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 साल का, या तो बार के अंदर बार काउंसिल का, और साथ में कोर्ट का एक्सपीरियंस आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का ही तो मांग रहे हैं। अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा आपने काम करा हुआ है, तो आप अपने जो एप्लीकेशन भेजेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वो आपको वीडियो के आगे मैं बताऊंगा कैसे भेजनी है, क्या करना है। लेकिन अभी जितना बात बता रहा हूं उसको एक बार ध्यान से समझो, स्टार्टिंग से एंड तक। तो आपको जो एक्सपीरियंस है अच्छा खासा, अपना स्ट्रॉन्ग रिज्यूम बनाकर तैयार करके, और अपनी जो एप्लीकेशन आपको भेजने को मैं बताऊंगा, वो सारा का सारा स्ट्रॉन्ग किसी एक्सपीरियंस बंदे के पास बैठ के आप तैयार करवा के भेजना। आपका सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि अभी इनको रिक्वायरमेंट है 46 सीट्स इन्होंने निकाल रखी है लीगल कंसल्टेंट की। 40 पोस्ट है, 46 में से आपको कितनी चाहिए? सिर्फ एक ही तो सीट चाहिए। आप स्टेप लीजिए, पक्का आपको 100% सिलेक्शन होगा। अब इसके अंदर एज लिमिट का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 32 साल की उम्र मैक्सिमम एज लिमिट है। बहुत सारे लोग जो हैं एप्लीकेशन जिनकी कैंसिल होती है, डिस्क्वालीफाई होते हैं, उसका एक फैक्टर एज लिमिट भी होता है। वो इस बात पे ज्यादा गौर नहीं करते कि भाई एज लिमिट मैक्सिमम कितनी है। 32 साल से नीचे बंदा, जितना कोई भी बंदा हो, वो अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम 32 साल की एक एज लिमिट उन्होंने सेट कर रखी है मैक्सिमम। टेन्योर पीरियड 3 साल तक के लिए आपको इनिशियल स्टेज पे हायर करा जाएगा, और हर 1 साल के अंदर आपका रिन्यूअल होगा। जैसे कि आप सिलेक्ट हो गए और आपका 1 साल जब पूरा होगा, उसके अगले साल के लिए आपको 1 साल के खत्म होने के एंड पे दूसरे साल का रिन्यूअल पीरियड मिल जाएगा, एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो ये मैंने आपको इतना बता दिया। दूसरी बात आती है एक्सपीरियंस। मैंने बताया था आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कोर्ट का, ठीक है। अब इस किस लॉ के अंदर, किसके अंदर प्रैक्टिस बेसिकली ये मांग रहे हैं? सबसे पहला मांग रहे हैं क्रिमिनल लॉ, दूसरा मांग रहे हैं फिस्कल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो भाई जब आप कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 100% आपने एक आधा केस तो क्रिमिनल लॉ का पढ़ा होगा, क्रिमिनल लॉ की फाइल पढ़ी होगी। और ऐसा हो ही नहीं सकता किसी ने कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस करी हो, किसी के अंडर में प्रैक्टिस करी हो, और उसने कोई भी क्रिमिनल का मैटर देखा ही ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्रिमिनल लॉ के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और दूसरा फिस्कल लॉ। नोटिफिकेशन का जब आप लिंक खोलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आपको पूरी की पूरी नोटिफिकेशन का लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा, किस जगह पर भेजना है उसका प्रॉपर एड्रेस भी मेंशन करा दूंगा, और ऑफिशियल वेबसाइट भी आपको मेंशन करा दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक करिएगा वीडियो के बाद में। तो क्रिमिनल लॉ और फिस्कल लॉ के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ है कि फिस्कल लॉ के अंदर किस किस मेजर एक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के तौर पे बता देता हूं। फिस्कल लॉज ज्यादातर डील करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के ऊपर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऊपर, और डेब्ट्स के ऊपर, टैक्सेशन के ऊपर। और टैक्सेशन का जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, लेकिन टैक्सेशन के अंदर बेसिकली फाइनेंस के रिगार्डिंग ये बात करते हैं। तो इसके अंदर भी जब वो हायर करेंगे आपको, तो वो उनको
आपके ऊपर एक्सपेक्टेशन होगी कि भाई बंदे को मैं लेना तो चाहता हूं और बंदे को मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि बंदे को एक तो क्रिमिनल लॉ की नॉलेज होनी चाहिए और फिजिकल लॉ की नॉलेज होनी चाहिए। थोड़ा सा आप इनिशिएटिव तो लो, आप क्यों नहीं सिलेक्ट होगे? ये कुछ ज़्यादा इतनी डिफिकल्ट बातें नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट बात इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप कमज़ोर पड़ जाएं और आप थोड़ा सा हल्के में ले ले कि नहीं भाई हमारा तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन नहीं। बस इसका आपको एक फ़ायदा ये है कि ना तो कोई आपको पेपर देना है, ना तो कोई आपको एमसीक्यू टाइप पेपर देना है, ना तो आपको कोई रिटर्न पेपर देना है। सिंपल आपको सिर्फ अप्लाई करना है, उनको अच्छा लगता है तो वो इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, इंटरव्यू देके आपका सिलेक्शन है। सिंपल बात करनी है आपको, तो इस चीज़ का फायदा उठाओ। ना तो इसके अंदर किताबी बड़ी बड़ी किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट का एक्सपीरियंस मेरे को बहुत अच्छा है और मैं इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल हूँ। मेरे पे क्रिमिनल लॉ का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, फिजिकल लॉ का भी है। आप ज़रूर अप्लाई करो, क्यों, कौन आपको रोकेगा? ना आपको कोई एप्लीकेशन फी पे करनी है। इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी जल्दी नहीं आती है। मैं आपको ज़रूर बोलूँगा, बहुत कम टाइम बचा, आप ज़रूर अप्लाई करना। इतनी मैंने आपको बात बताई थी और वीडियो के स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया था कि आपको फीस पे करी जाएगी 80,000 रुपये पर मंथ। कोई छोटी रकम नहीं होती है आज के टाइम में। और लॉ ग्रेजुएट जिसका सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है और उसको वो हायर होता है, इतनी अच्छा पैकेज कोई भी नहीं आपको ऑफर करेगा इतने टाइम पीरियड के लिए। तो मैं पक्का उम्मीद करूंगा कि आप अप्लाई जरूर करेंगे 80,000 पर मंथ। और इसके ऊपर नेचर ऑफ वर्क, बाई चांस मान लो आप सेलेक्ट हो जाते हो या फिर आप अभी सेलेक्ट नहीं हो या आप नोटिफिकेशन देख रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई मैं जिस जगह अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को वहां पर जाके काम क्या करना होगा, इतना तो पता होना चाहिए। और होना भी चाहिए, आपकी ड्यूटी बनती है कि भाई मैं जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहा हूं ना, मेरे को एक एक चीज की जानकारी हो। आप ऐसे दूसरों की तरह बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे को बस ऊपर ऊपर मैंने देख लिया नोटिफिकेशन आई है, ये लास्ट डेट है, यहां पे अप्लाई करना है, मैं अप्लाई कर देता हूं। नहीं, आपको पूरी जानकारी एक एक चीज की होनी चाहिए। जब भी आपके मन में कॉन्फिडेंट आएगा कि भाई जब मैं एप्लीकेशन अपनी रेडी कर रहा हूं, अपना एनवलप तैयार कर रहा हूं भेजने के लिए, तो क्या चीज मेरे को एक्स्ट्रा चीज पर बतानी है, वो कब पता लगेगा? जब आपने नोटिफिकेशन बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ी होगी। तो आप, मैं बता रहा हूं, नेचर ऑफ वर्क आपको क्या आना चाहिए, आप करेंगे क्या? सबसे पहले आपको अपीयर होना पड़ेगा एपिलेट ट्रिब्यूनल के सामने, पहला पॉइंट। दूसरी, जो एपिलेट ट्रिब्यूनल है वो भी सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड, मैं आपको पहले ही क्लियर करके चल रहा हूं, वहां पे आपको अपीयर होना पड़ेगा। अब इसके अंदर क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया फिजिकल लॉ के अंदर आपकी अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। तो फिजिकल लॉ की बात हो रही है तो फॉरेन एक्सचेंज का ट्रिब्यूनल आएगा। और दूसरा ट्रिब्यूनल क्यों ये प्रेफरेंस देंगे? देंगे क्योंकि इसके अंदर क्रिमिनल लॉ भी है, वो भी आपका एक कंफर्ट जोन भी है। ऐसा मत सोचिएगा कि भाई फिजिकल लॉ आ गया तो मेरा कंफर्ट जोन से मैं बाहर चले जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। आप अप्लाई करो और क्रिमिनल लॉ का भी एक आपका कंफर्ट जोन तो है ना, बस बचा हुआ है आपको, वो आप उसका फायदा भी उठाना। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर आप थोड़ा सा वीक हो, कोई बात नहीं, आप अप्लाई करिए। और दूसरे, इसके अंदर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास भी आपको भेजा जाएगा, साथ ही में आपको एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास भी भेजा जाएगा फॉर PMLA। ये भी बहुत अच्छा एक एक्ट इन्होंने डाला हुआ है और बहुत एक्सपीरियंस मिलता है इसको काम करने में। ये मत सोचिएगा कि अभी इनिशियल स्टेज पे 3 साल के लिए हायर कर रहे हैं तो बेकार है। आप एक तो सैलरी भी देखिए और एक्सपीरियंस भी देखिए। एक बार आपके रिज्यूम में टैग लग गया ना कि डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट से आप जॉब करके आए हैं, 100% आपके इसके बाद आप अच्छी जगह और अप्लाई करेंगे, 100% आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर एक्सपीरियंस इतना अच्छा आएगा। आपकी खुद देख लेना, पर्सनैलिटी बहुत अच्छा एनहेंस होगी जनरल पब्लिक के आगे। अपने आप को एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर एक ऐसी फिगर अपनी बनाओ और एक अपनी आप इमेज ऐसी बनाओ दूसरों से हटके। वो कैसे बनेगी? अच्छा इनोवेटिव दिमाग रखोगे, इनोवेटिव आइडियाज अपने सामने लाओगे, मन में लाओगे और सर्च करोगे। तो यही मैंने आपको बता दिया। एपिलेट ट्रिब्यूनल के तौर पे भी आपको PMLA का मैंने आपको बताया क्या होता है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एक एक्ट होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के तौर पे खेल बदल जब करा जाता है, ब्लैक को व्हाइट करा जाता है, फॉर एग्जांपल के तौर पे बताया, हजारों चीज़ें होती है बाकी इसमें। अब मैं बताने आया तो पूरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। तो मेरा काम सिर्फ आपको नोटिफिकेशन बताना है इस वीडियो के अंदर। कोई भी आप चाहते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर एक्ट के रिगार्डिंग कुछ बात करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। कोई भी आपकी क्वेरी होती है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताया करो और वीडियो को लाइक जरूर करा करो। और पोस्टिंग आपकी एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए, बाई चांस मैंने अप्लाई कर दिया और मैं सिलेक्ट हो गया तो मेरी पोस्टिंग कहाँ होगी? एनीवेयर इन इंडिया। क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये कोई ना तो किसी एक रिस्ट्रिक्टेड या स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी कहीं भी आपको इंडिया के अंदर भेज सकती है। लेकिन एक इसके अंदर फायदा है, नोटिफिकेशन के अंदर एक लाइन लिखी हुई है छोटी सी, अगर आपको वो पढ़ेंगे जब नोटिफिकेशन अगर आपको मिल जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन एक नोटिफिकेशन के अंदर लाइन लिखी हुई है कि जब आप एप्लीकेशन भर रहे होंगे, फॉर्म भर रहे होंगे, तो आप अपनी प्रेफरेंस बताइएगा कि भाई मेरे को इस एरिया की लोकेशन देने का रिक्वेस्ट वो आप कर सकते हैं। अगर खाली हुई तो पक्का भेजेंगे, आपको पक्का भेजेंगे। आपके होम स्टेट के अंदर हुआ या जो आप प्रेफरेंस लोकेशन डालोगे पक्का भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे।
तो पोस्टिंग एनीवेयर इन इंडिया हो सकती है। अब फाइनल बात आती है, इसकी लास्ट डेट है 18 दिसंबर 2020, क्योंकि जब दिन ये नोटिफिकेशन जारी करी गई थी, ऑफिशियली वेबसाइट पे आई थी, उसके 45 दिन तक ये नोटिफिकेशन खुली हुई है। तो मैं तो कहूँगा कि जिस दिन आपने वीडियो देखी है उसी दिन या तो अप्लाई कर दो, कोरियर भेज दो अपना, या फिर उसके नेक्स्ट डे अपने किसी सीनियर के साथ बैठ जाओ, सारे डॉक्यूमेंट अपने कलेक्ट करो, उनको बताओ कि सर मैंने ये नोटिफिकेशन अभी देखी है, ये नोटिफिकेशन आई हुई है, तो आप सर मेरे को गाइड करो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्स्ट्रा मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ और अच्छे से एप्लीकेशन भेज सकता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट के अंडर। तो एप्लीकेशन जाएगा पहले फॉर्म, दूसरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो आपके पास डिग्री होगी तो उसकी फोटोकॉपी आप भेजिए। एक बार ही बोलूंगा सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट भेजना, लिखा हुआ नहीं है लेकिन अपनी तरफ से सेल्फ अटेस्ट करके सारे डॉक्यूमेंट्स भेजना, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तीसरी बात आती है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। एक आपको सर्टिफिकेट भी लगेगा, पक्का लगेगा कि मिनिमम तो 2 साल का है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं हूं, अगर एग्जाम्पल के तौर पे कि ए बंदा है, उसको 2 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो 2 साल का एक्सपीरियंस वो बाहर से या किसी भी एक अथॉरिटी से एक्सपीरियंस अपना एक सर्टिफिकेट तैयार करवाएगा। अगर आपने ऐसे ऑथराइज जगह से सर्टिफिकेट आपने इशू कराया तो बहुत अच्छा बेनिफिट पड़ता है, ये एक सच्ची बात है। और एक ये सीक्रेट भी है, कहीं पे आपको अप्लाई करना होता है एक उसका, कि अगर आप किसी से भी एडवोकेट से सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं वो भी अच्छा है, लेकिन एक अच्छी अथॉरिटी से भी आप काफ़ी अच्छी अथॉरिटी से भी, बार काउंसिल से भी अगर आप सर्टिफिकेट इशू करवाते हैं तो बहुत बेनिफिट होता है। ये सच्ची बात है, ये सीक्रेट भी है और ये रियलिटी भी है। बहुत कम लोग इसको मतलब लेते हैं, प्रैक्टिकली तौर पे अप्रोच करते हैं, क्योंकि सबको मन में जल्दी लगी रहती है मैं जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दूं। ये भी बात सही है, जल्दी लगी रहती है, लेकिन एक बात को भी आप थोड़ा सा दूसरों से अलग सोचो, इनोवेटिव आइडिया रख के चलो कि मैं अच्छी जगह से एक बार काउंसिल में आप जाओ, अप्रोच करो, पूछो, एप्लीकेशन भेजो, कुछ भी करो, आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम निकलवाओ वहाँ से। और अपने जब डॉक्यूमेंटेशन जो आप तैयार करके भेज रहे होंगे वहाँ पे स्टेपल करके अफिक्स करके स्टेपल करके एक एनवलप में तैयार करो। फिर जो एड्रेस है आपको स्क्रीन के अंदर शो हो रहा होगा, जब आपने एक तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये तैयार करके एक एनवलप अपना तैयार कर लिया, तो इस आपको अपने एड्रेस पे जो मैं आपको बता रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का, वहाँ पे भेज दो। न्यू दिल्ली के अंदर इनका हेड ऑफिस है, जो मैं आपको एड्रेस स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वहाँ पे अपना बाई पोस्ट, बाई हैंड, बाई कोरियर, जैसे मर्जी भेजो। टाइम से पहले आपको भेज देना है, उनके हाथ तक पहुँच जाए। खुद मैं तो कहूँगा कि जो बंदे दिल्ली में रहते हैं वो खुद हाथ पे बाय हैंड देकर आए। क्यों, आप जब घर पे अभी बैठे हो, क्योंकि अभी कोर्ट्स भी बंद हैं, ऑनलाइन हियरिंग हो रही है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन स्टिल आप जाओ एक दिन का टाइम निकाल के वहाँ देके आओ, कि आपके मन में सेटिस्फेक्शन हो जाए कि भाई मैंने अपनी साइड से ऑफिस में एनवलप भेज दिया है। सिलेक्शन होना नहीं होना इसका आप डिफरेंशिएशन नहीं है, आपके मन में एक संतुष्टि होगी कि भाई मैंने एटलीस्ट अप्लाई तो किया। बहुत लोगों को तो अवेयरनेस ही नहीं होती कि भाई एक पोस्ट भी आ रखी है, आपके सामने से पोस्ट निकल जाती है, आपके सामने से लास्ट डेट निकल जाती है, फिर जब आपको पता लगता है। इनिशियल स्टेज पे मेरे को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। मैं जब अपने कॉलेज डेज में था तो मेरे को इंटर्नशिप्स के या जॉब्स के जो भी अपडेट्स आती थी, वो जब पता लगती थी या तो 1 दिन बचाओ या 2 दिन बचाओ, इतने टाइम में मैं सोचता था कि करूँ ना करूँ, अप्लाई करूँ ना करूँ, उतने में टाइम निकल जाता था। तो मैं ऐसा आप सभी लोगों के साथ ना हो, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरी शुरू से लेकर जो आखिर तक मैंने वीडियो बनाई है आपको समझाइए, पूरी जॉब के रिगार्डिंग एक अपडेट दिए वो आपको समझ में आई होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी वीडियो को लाइक करेंगे। अगर कोई भी आपका डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट खुल के बताइए, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर आप चाहते हैं मैं ऐसी जॉब की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पे डालता रहूँ, रेलेवेंट जो आती हैं, और अच्छी से अच्छी पोस्ट लेकर आता हूं मैं। ऐसी हजारों पोस्ट आपको मैं वीडियोस बना के प्रोवाइड करा दूं, लेकिन वो भी बहुत अच्छी पोस्ट होंगी, लेकिन मेरे मन में होता है कि मैं आपको एक गवर्नमेंट टाइप पोस्ट आपको सामने प्रोवाइड कराऊं, उससे आप सभी लोगों को और बेनिफिट होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बहुत सारी पोस्ट्स के बारे में बताता रहा करूं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।